हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज कार्डा। सो हम लोग आज इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना इस चैप्टर के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। ये वाला लूसेंट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसमें ये चैप्टर देखने वाले हैं हम लोग। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अगर आप देखना चाहते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, परमाणु अभाज्य होते हैं, ये निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। परमाणु जो है ये अभाज्य है, ये किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शंस है डाल्टन, बर्जीलियस, रदरफोर्ड, एवोगार्डो। तो परमाणु जो है अभाज्य है, ये प्रस्तावित किया गया था डाल्टन के द्वारा। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डाल्टन ने करा था, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन से रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन, निल्स बोर। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, तो पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डाल्टन ने, जिसको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत है ये डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है एल्फ्रेड नोबेल, फैराडे, बोर्ड तथा रदरफोर्ड या फिर वोल्टा। तो परमाणु संरचना का जो मॉडल है ये वोर्ड तथा रदरफोर्ड इन दोनों ने विकसित किया था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणविक नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन से रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन या फिर थॉमसन। तो नाभिक की जो खोज है, नाभिक की खोज ये की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणविक नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। परमाणु के नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किरणों के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। नाभिक के आकार का आकलन किस किरण से करते हैं। तो ये अल्फा किरण होता है। अल्फा किरण के परिकिरणन से नाभिक के आकार का आकलन होता है। और नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसके परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो स्वर्ण पत्र से किसके परिकिरणन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की जो खोज है रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के परिकिरणन का अध्ययन करके किया था। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण का प्रयोग किया था उससे सर्वप्रथम उनको क्या दिखाई दिया कि परमाणु में क्या पाया जाता है। तो परमाणु में नाभिक पाया जाता है ना। तो ये क्वेश्चन नाभिक से रिलेटेड ही था कि किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो अल्फा किरणों का। फिर अल्फा किरणों के प्रयोग से उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा कि परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। तो ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो अल्फा कण का परिकिरणन जो था ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायी हुआ, इससे किसका खोज हुआ, नाभिक का खोज हुआ, है ना। तो ये सारे नाभिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के परिकिरणन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। रदरफोर्ड का जो परिकिरणन परीक्षण था इसने किसकी मौजूदगी को जो है सिद्ध किया। ऑप्शंस है सभी पदार्थ में परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, या परमाणु में न्यूक्लियस होता है। तो हमने क्या देखा था कि रदरफोर्ड का जो परीक्षण था उसने नाभिक की खोज की थी, न्यूक्लियस, इसी को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो नाभिक की खोज की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों का परिकिरणन किसकी उपस्थिति का संकेत है। तो वही क्वेश्चन है, अल्फा कणों का परिकिरणन करके किसकी उपस्थिति के बारे में पता चला था। तो नाभिक का पता चला था ना। तो ऑप्शन सी राइट होगा। मतलब देखिए नाभिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट क्वेश्चन को कितने ढंग से पूछा गया है, कितने टाइप से पूछा गया है वो यहाँ पे देखने को मिला है हमें। लेकिन क्वेश्चन सारे वही है कि अल्फा कण से किसका खोज मिला हमें। तो अल्फा कण से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, है ना। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ था। तो जब रदरफोर्ड ने धातु के पतले परत पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था। ऑप्शंस दिए गए, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार करके चले गए, या फिर सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए थे, या फिर अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए थे, या फिर अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए थे। तो नाभिक की खोज करने के लिए जब रदरफोर्ड ने धातु के पतले पत्र पे अल्फा कणों की
बौछार की थी तो क्या हुआ था कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण पार करके चले गए थे। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी? नाभिक के धन आवेशित होने का जो खोज है कि नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है, ये खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड ने करा था। तो देख सकते हैं आप लोग, अभी हमने जितना भी क्वेश्चन देखा लगभग 7-8 क्वेश्चन वो नाभिक से रिलेटेड ही था, अल्फा कण, रदरफोर्ड और नाभिक। तो कितने टाइप से पूछा जाता है वो हमें पता चल रहा है और कुछ नहीं है, क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? कोई भी एक परमाणु होता है उसके 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वो क्या होते हैं? तो परमाणु का 3 आधारभूत अवयव होता है, वो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी राइट होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? तो इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु के अंदर वो कौन सा मूलकण होता है जो समान संख्या में स्थित होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन जो होता है वो समान संख्या में स्थित होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण इसमें से कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन है जो अस्थायी कण है? तो इनमें से न्यूट्रॉन जो है ये एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इन चारों में कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन, जो कि अस्थायी कण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु संख्या को सबसे सही निर्धारित करता है? किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है ये निर्धारित कौन करता है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन की संख्या या फिर न्यूक्लियॉनों की संख्या। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या निर्धारित करता है। जितना प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही परमाणु क्रमांक होगा किसी भी तत्व का। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1897 में हुआ था, और ये किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो सफलतापूर्वक निर्धारण था ये किया गया था मिलीकन के द्वारा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये जे थॉमसन ने की थी, लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया था ये मिलीकन के द्वारा किया गया था। तो मिलीकन नाम भी आपको याद रखना है, और वैसे तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। कौन सा वो कण है जो ऋणावेशित रूप में आवेशित होता है? ऋणात्मक रूप में आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की जो खोज ये किसने की थी? डी ब्रोगली ने। किसने की थी? डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में दिया हुआ था, +1.6 +1, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे -1.6 है, लेकिन यहाँ पे 19 जो था वो पॉजिटिव में था, तो दोनों ही निगेटिव का याद रखिएगा। आगे से भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव है। माइनस यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 दोनों जगह पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इनमें से कौन सा कण है जिसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन से मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? ऋणात्मक नहीं हो सकती, या फिर शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, या फिर सदा धनात्मक ही होती है। तो किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ये सदा धनात्मक होती है।
इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है ये सदा धनात्मक होती है। अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी वो सदा धनात्मक होती है हमेशा। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। तो प्रोटॉन की जो खोज है ये करा था गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट है प्रोटीन के ऊपर आवेश जो है डैश पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो किस के ऊपर के आवेश के बराबर होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है ये अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट होगा, अल्फा कण के ऊपर जो आवेश होता है उसके बराबर होता है प्रोटीन के ऊपर आवेश। नेक्स्ट है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋण आवेशित जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक कम होती है, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगी, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। तो कोई ऋण आवेशित अगर परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन की जो संख्या होगी ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उससे कम होगी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? न्यूट्रॉन का पता चैडविक ने लगाया था, जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? वो कौन सा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो ये लिथियम होता है। ये याद रखिएगा, लिथियम ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है एंडरसन। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। कौन से वो वैज्ञानिक है जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? तो ये बोस है। नेक्स्ट है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? कौन सा न्यूक्लियर कण है जिसमें कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु परचक्रण होता है? तो ये न्यूट्रिनो जो होता है, न्यूट्रिनो, इसमें होता है कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता लेकिन परचक्रण होता है इसमें। नेक्स्ट है वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का काम करता है। न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का जो काम है ये किसका है? तो ये मेसॉन का काम होता है। न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का काम किसका होता है? मेसॉन का। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो के जो खोजकर्ता है वो है पाउली। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? पाउली। ओके। नेक्स्ट है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता है युकावा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु का भाग है, फोटोन जो है ये परमाणु का भाग नहीं है। नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या मास अगर निकालते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होगी? सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होगी, या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होगी, या सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, या फिर कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर भी हो सकती है। तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है, न्यूक्लियस की नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होगी ये हमेशा परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। जितना परमाणु क्रमांक है उससे हमेशा अधिक होगा। अधिक क्यों होगा न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या? क्योंकि न्यूक्लियस जो है, नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है ना नाभिक के अंदर। तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या होगा उतना प्रोटॉन का संख्या होगा, प्लस यहाँ पे न्यूट्रॉन को भी ऐड कर देंगे तो हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इसके अंतर को क्या कहेंगे? तो इसके अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान क्षति या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है और द्रव्यमान संख्या है इसके अंतर को द्रव्यमान क्षति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्यमान का क्षति होना। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
किसी भी तत्व के परमाणु भार से संबंधित कथन दिए गए हैं यहाँ पे, और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है कि एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, या फिर एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो इसमें जो सर्वाधिक जो सबसे सही है वो हमें बताना है परमाणु भार से संबंधित। तो देखिए, एक तत्व का जो परमाणु भार है उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है इससे द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, ना कि परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है दोनों चीज़ें, तो ये गलत हो जाता है। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा क्योंकि ये सही है। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? तो ये C12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किसके ऊपर निर्भर करते हैं? किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो होता है ये निर्भर करता है परमाणु संख्या के ऊपर। परमाणु संख्या के ऊपर किसी भी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। ये नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। ये जो नियम है ये किसका नियम है? ये नियम किसने दिया था? तो ये पाउली ने दिया था। ये पाउली का नियम है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे? अभिविन्यास से, आवृत्ति से, अमाप से, या फिर चक्रण से? तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है ये चक्रण से है, उसके चक्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या फिर परचक्रण क्वांटम संख्या? तो क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है वो क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। वो क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास थोड़ा हिंदी में है इसलिए थोड़ा सा मेरा भी लैंग्वेज ही हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा पूरा हिंदी है ना। ओके, तो आणविक कक्षा का जो अभिन्यास है ये किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन से दिगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, या फिर परचक्रण क्वांटम संख्या? आणविक कक्षा का अभिन्यास ये नियंत्रित होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो उनमें क्या पाया जाएगा? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, या फिर कोई भी चक्रण नहीं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होंगे तो उनमें विपरीत चक्रण होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। ये किसका सिद्धांत है? इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाता। ये सिद्धांत हुंड का है, हुंड का नियम है। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मत निर्धारण नहीं किया जा सकता। ये अनिश्चितता का सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण जो होते हैं उनकी स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसको अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं। और ये कथन यही पूछा है कि इसका कथन, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है ये। नेक्स्ट है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किसके ऊपर निर्भर करता है? किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्धारित होता है। किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार। नेक्स्ट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन
से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, परमाणु का आकार कम हो जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इनमें से कौन सा युग्म है जो एक प्रतिकण युग्म है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये एक प्रतिकण युग्म है। नेक्स्ट है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है, इसकी परमाणु संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो हमने क्या देखा था कि द्रव्यमान संख्या जो होता है m, इसको कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन संख्या मतलब परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होता है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो हम लोगों को क्या बोला गया कि द्रव्यमान संख्या m है और परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या Z है, ठीक है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए m इक्वल टू n प्लस p, तो हमें इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू भी दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, n इक्वल टू हो जाएगा m माइनस p, है ना, m माइनस p होगा, m माइनस p। तो अभी देखिए m माइनस p आया, तो p मीन्स क्या, परमाणु क्रमांक, यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z दे रखा है, तो p की जगह Z देंगे हम लोग, तो ये m माइनस Z होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ, मे बी ना आए हो अगर। तो देखिए द्रव्यमान संख्या m इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन का जो संख्या है उसका मान दे रखा है यहाँ पे Z, परमाणु क्रमांक Z दिया हुआ है, ठीक है। और हमें न्यूट्रॉन का निकालना है, तो न्यूट्रॉन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस Z हो जाएगा ना, ठीक है, तो m माइनस Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या A है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, परमाणविक संख्या Z दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, Z हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये परमाणविक संख्या है, सॉरी ये परमाणु संख्या, परमाणविक संख्या, तो परमाणविक संख्या Z है, द्रव्यमान की संख्या A है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो परमाणविक संख्या जितनी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो Z जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 58 का Z होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो जोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 20 दिया गया है, और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या, बात एक ही है। मतलब जैसे यहाँ पे हमने बनाया ना कि द्रव्यमान संख्या A दिया हुआ था और इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा था, तो परमाणविक संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या Z हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 18, न्यूट्रॉन 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो 18 प्लस 20 38 38। नेक्स्ट, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो किसी एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसमें परमाणु संख्या जो है ये कितनी हो जाएगी? तो देखिए इसमें अब ऐसा नहीं कि तीनों को जोड़ देंगे, तीनों नहीं जोड़ेंगे कभी भी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों सेम ही होती है, तो 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन है 20 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो 19 प्लस 20 दोनों को जोड़ देंगे 39, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही रहता है ना हमेशा, तो किसी एक को जोड़ते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु का द्रव्यमान संख्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है और प्रोटॉन की संख्या निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी, कई बार क्या होता है कि जैसे हमें पता है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू हो जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो चलो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया है, ये एक भी दिया है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें माइनस कर देंगे 12 कर देंगे। तो देखो कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो आप एग्ज़ाम में खास करके तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक दे रखा है और प्रोटॉन का संख्या निकालना है, तो हम माइनस करेंगे बिल्कुल भी नहीं, प्रोटॉन पूछ रहा है ना कि न्यूट्रॉन। मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ना,
तो प्रोटॉन दे रखा है, मास भी दे रखा है, न्यूट्रॉन अगर निकालने बोलता तो हम माइनस करते हैं इसमें से इसमें को, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन ही पूछ रहा है, और हमने क्या पढ़ा है कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, तो 11 ही होगा ना इसका आंसर। ऑप्शन डी, मास संख्या दे करके थोड़ा सा कंफ्यूज करा है क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा घुमाने की कोशिश की है ताकि बच्चे थोड़ा मतलब जल्दबाजी में वो कर जाएं, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या 11 ही होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे रेडियम के का दिया हुआ है, रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है वो हमें बताना है। तो देखो ये ऐसे करके दे रखा है ना रेडियम का, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ये कितनी होगी वो हम बताएंगे। तो देखो न्यूट्रॉन की जो संख्या है और प्रोटॉन की संख्या, तो यहाँ पे जो लिखा होता है ना, मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, जैसे रेडियम का 226 यहाँ दे रखा है, यहाँ 88, तो ये जो 88 है ना, ये प्रोटॉन का संख्या है, ये परमाणु संख्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ लिखा होता है वो परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का संख्या तो हमें पता है 88 है, ठीक है। अब बचा न्यूट्रॉन का संख्या, तो ये होता है मास, ये मास लिखा होता है, यहाँ पे मास लिखते हैं और यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो हमें मास पता है, पी भी पता है ना, परमाणु क्रमांक, ठीक है, या फिर प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो मिल गया यहाँ से 88। अब न्यूट्रॉन निकालें, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, अब मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास माइनस प्रोटॉन हो जाएगा ना, मास माइनस प्रोटॉन। तो 226 में से अगर 88 माइनस करते हैं तो 138 आता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या 138 है और प्रोटॉन की संख्या 88 है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ये मास है और ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन, जो होता है कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, ये सबको पता है, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन सेम ही चीज़ है, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो कोई तत्व है, ए तत्व है, इसकी परमाणु संख्या अगर 13 दी गई है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी। तो परमाणु संख्या 13 है, अगर आपको आपने अगर ये निकालना आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है कि कक्षा ए में जो होता है दो इलेक्ट्रॉन होगा, फिर सेकंड कक्षा में 8 तक रख सकते हैं, और फिर तीसरा 12 कक्षा होता है। तो अगर किसी परमाणु संख्या अगर किसी का 13 है, तो पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, दूसरे में 8 होगा, 8 तो 10 हो गया, अब बचा कितना 3, 13 एडजस्ट कैसे करेंगे 3, तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। मे भी ऐसा हो सकता है अगर कोई लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नहीं पढ़े और यहाँ पे आ गए हैं एमसीक्यूज़ देखने के लिए, तो उनको बहुत चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही होंगी। तो क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जहाँ पे ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की वहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन पूरा चैप्टर मैं इसी में नहीं पढ़ा सकती हूँ ना, ये एमसीक्यू है। तो आप लोग चैप्टर पढ़ के फिर एमसीक्यू बनाया करो, कभी भी बनाओ तो समझ में आता है, बट मैं ऐसे भी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे भी समझा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, 35 के क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या, 18 प्रोटॉन होते हैं, 18 न्यूट्रॉन होते हैं, 35 प्रोटॉन होते हैं, या फिर 35 न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन परमाणु है जिसका द्रव्यमान संख्या 35 है और परमाणु संख्या 17 है, तो इसके नाभिक में क्या होगा। तो इसके नाभिक में क्या होगा, तो नाभिक जो होता है, हमने क्या देखा था, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में, ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक के बारे में पूछ रहा है कि नाभिक में क्या होगा, ठीक है। तो नाभिक में तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता ही है, लेकिन कितना होगा यहाँ पे, तो प्रोटॉन संख्या यानी कि परमाणु संख्या 17 दे रखा है, और न्यूट्रॉन का संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमें 35 दे रखा है। तो द्रव्यमान संख्या से हम लोग न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं ईजिली, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू परमाणु संख्या सॉरी माइनस परमाणु संख्या, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो 35 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है 18 हो जाता है, ठीक है, 18 हो जाता है। तो 18 न्यूट्रॉन होगा, किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होगा 18 न्यूट्रॉन होगा। परमाणु के नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। तो हम लोगों को क्या बताना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो परमाणु संख्या या तो 17 होता किसी भी ना, तो हम देते इसका आंसर, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 18 दे रखा है, 35 दे रखा है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो अब बचता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 35 होगा या 18 होगा, तो
न्यूट्रॉन 18 होगा ना, क्योंकि परमाणु संख्या अगर किसी भी द्रव्यमान संख्या अगर किसी परमाणु का 35 है तो उसका न्यूट्रॉन संख्या 18 ही होगा, क्योंकि 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गाइज मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डेड वीडियो पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने का, और इसलिए मैं 2-3 बार समझा रही हूँ। देखो मे भी मुझे ऐसा लग रहा है मे भी नहीं आया समझ। देखो किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, ठीक है, Np दोनों होते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब कि कोई परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, इसके नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में या तो न्यूट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा, इस दोनों में से ही कोई होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। चलो तो अभी प्रोटॉन का संख्या हमें पता है 17 है, तो यहाँ 17 तो नहीं दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ भी 17 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो अब बचा न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन चेक करेंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो हमने मास देखा था कि मास इक्वल टू N+P होता है। तो m मास 35 है, परमाणु संख्या 17 है, तो 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आएगा ना, तो न्यूट्रॉन की संख्या 18 होगी। तो नाभिक में न्यूट्रॉन कितना होगा? 18 होगा। आई होप अब समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन बी राइट हो जाता है यहाँ पे। देखो अगर समझ में आ रहा है, मुझे समझाने का तरीका अगर आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, एक था आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक था आयनित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की बात हो रही, कार्बन की बात हो रही है। इसके नाभिक में क्या होगा? तो नाभिक में किसी का भी नाभिक हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन वाला तो ऐसे ही कट जाएगा यहाँ से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब बात है कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक था आयनित कार्बन परमाणु है, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है, तो 6 प्रोटॉन होगा, ऑब्वियस है। यहाँ पे 5 प्रोटॉन दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही कट हो जाता है, क्योंकि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है ना, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ही राइट होगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तथा परमाणु द्रव्यमान जो है वो 23 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तीनों पूछ रखा है अब। तो परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना होगा? तो परमाणु संख्या जितना होगा प्रोटॉन उतना होगा, पहली बात। तो प्रोटॉन हमें मिल गया है 11, ठीक है। अभी द्रव्यमान पता है, परमाणु संख्या पता है, तो न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 23 में से 11 गया, आया 12। अभी इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, तो 11 12 11, ठीक है, 11 11 12, 11 12 मतलब 11 11 12 ऐसे होगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 11 होगा, न्यूट्रॉन 12 होगा, ओके, 11 12 11 ये होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन पूछा, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बीच में है तो 12 बीच में होगा ना, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या हम देख रहे थे कि सेम होता है, लेकिन अगर कभी किसी कोई ऐसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या मतलब समान ही होती है, लेकिन अगर किसी में अलग अलग है तब कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखो परमाणु संख्या 35 है और 18 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन परमाणु संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन का संख्या, तो 17 हो जाएगा, ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है कि कितना है। तो परमाणु संख्या जो ये 19 है और यहाँ पे मास दे रखा है 40, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। परमाणु संख्या जितना उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या। अब नेक्स्ट यूरेनियम का है, यूरेनियम, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो 92 होगी, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसमें न्यूट्रॉन पूछा है, यूरेनियम में न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा, ठीक है। तो ये तो परमाणु संख्या होता है और ये जो ऊपर वाला होता है ये मास होता है, तो मास पता है, प्रोटॉन का संख्या पता है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास माइनस प्रोटॉन ना, तो 238 में से 92 माइनस कर देते हैं तो 146 आ जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये कितनी होगी? कोर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 10, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सोडियम में 10 होता है। जैसे पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरा जो बारी उसमें 1 होता है, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 10 होगा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो कोर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कोर इलेक्ट्रॉन 10 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 282, 28 जो होगा ये कोड इलेक्ट्रॉन है और साइड वाला जो 2 है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? कौन सा कण है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन है? तो 18 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन 20 होगा क्योंकि 38 में से 18 माइनस करेंगे तो 20 आएगा ना। नेक्स्ट है तत्वों की प्रकृति को किससे ज्ञात करते हैं? तत्वों की प्रकृति जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात होती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता ना अगर, तो चैप्टर पढ़ लो, सीख लो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा चैप्टर पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम समझने में, लेकिन फिर भी 9th 10th में तो पढ़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 20 वाले, किसी परमाणु का क्रमांक 20 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है किसी परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 रख सकते हैं, तीसरे में भी 8 रख सकते हैं मैक्सिमम, तो 10 18 हो गया। चौथा जो होगा उसमें क्या बचा? 2, 8 2 10, 8 2 10, ठीक है, तो 2882 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहे हैं, तो क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, तो 17 का कैसे निकालेंगे? पहले में तो 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, 10 और बचा 7 17, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? कौन सा है जो संभव नहीं है? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर आपको लिखने आता है ऐसे 1s2 2s2 2p6, ये सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 10th में, 3s2 3p6 करके, तो वही पूछ रहा है इसमें कौन सा संभव नहीं है, जो गलत है वो बताना। तो 1s2 तो होगा, ये सही है। 1s2 2s2 2p5 तक, 6 तक होता है तो 5 है, ये भी सही है। 1s2 2s2 2p6 3s1 ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं होगा। 1s2 2s2 2p6 2d10 और 3s2, तो 2d10 नहीं होता है, 2p6 के बाद आता है 3s2, फिर 2d आता है और 2d में भी 6 तक ही होता है, ठीक है, 10 तक नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 1s2 2s2 2 2 4 और 6 10 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो देखो 10 सोडियम, आप देखो नियॉन और Na+, देखो सोडियम जो होता है मैं बता रही हूँ, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सोडियम प्लस Na+, सोडियम आयन जो होता है ना इसका 10 ही होता है, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, सोडियम आयन का 10 ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए? 28 287 288 2882, तो ये 2882 जो है ये धातु तत्व के लिए, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों के लिए होता है? तत्वों के लिए भी, तो 28182 ये जिंक का है, ठीक है, और ये होगा इसका आंसर 28182। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का दे रखा है, 13 है और 27 मास है और 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो निकलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये तो परमाणु संख्या पे निकलता है, परमाणु संख्या 13 है तो 283 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 283। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? Na+ की है, तो सोडियम आयन का 10 होता है, ठीक है, ये याद रखना, 28 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर सोडियम होता तो 281 होता। नेक्स्ट यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यदि किसी कक्षा की संख्या को n लिखते हैं तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो पहले कक्षा में जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी होगी किसी भी कक्षा में? तो n तो नहीं होता, n2 भी नहीं होता, n3 भी नहीं होता, क्या होता है 1s2 2s2 होता है, तो हमें कक्षा की संख्या n लिखना है तो 2n2 हो जाएगा ना, 2n² मतलब, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 8, 18, 16। तो किसी भी परमाणु के बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। पहले में 2 रहेगा, दूसरे में 8 होता है, तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर कोई परमाणु है जिसका तीसरी कक्षा बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8। दूसरा कक्षा भर जाएगा तब तीसरी कक्षा का यूज़ करेंगे ना। तो इस परमाणु में तीसरा कक्षा है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो तीसरे कक्षा में भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होती है, तो ऑप्शन 18 हो सकती है। सॉरी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 8 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 18 भी ऑप्शन में दे रखा है इसलिए 18। 8 होता है जो परमाणु संख्या 20 होता है ना, 20। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल तो सबने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है परमाणु संख्या 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक हम लोग 2882 का यूज़ करते हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा में भी 8 ही रखते हैं। 20 के बाद जो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम लोग 18 रखने लगते हैं तीसरी कक्षा में। तो ये चीज़ मैं वहाँ पे ही मुझे बताना था एक्चुअली, बट मैं थोड़ा सा भूल गई थी जिंक वाले में ही, कि जिंक में 2, 8, 18 जो हो गया था, तो ये रख सकते हैं क्योंकि जिंक जो है वो परमाणु संख्या 20 के बाद आता है इसका, ठीक है। 30 है जिंक का परमाणु संख्या, तो 20 के बाद वाले में फिर 18 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि किसी परमाणु की तीसरी कक्षा जो अगर सबसे बाहरी कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 18 हो सकती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दूसरी कक्षा में 8 ही होगी, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होती है? तो एम सेल के बारे में बताती हूँ। सेल और इलेक्ट्रॉन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल सेल में 8 और एम सेल में 18, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। अगर एल सेल होता है तो 8 ही रख सकते हैं, अगर एम सेल है तो 18 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। ये सब आप चैप्टर पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? धनात्मक रूप में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, द्विधनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं। तो परमाणु जो विद्युतता होते हैं ये उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा ई है, संवेग पी है, तो वेग सी में सही संबंध बताना है। फोटोन का ऊर्जा ई है, संवेग पी है, वेग सी है, तो इसका सही संबंध क्या होगा? P = E/c। संवेग = ऊर्जा बाई वेग, वेलोसिटी, तो P = E/c। नेक्स्ट है, स्थायी नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई प्रोटॉन नहीं होता। तो स्थानीय नाभिक जो होता है इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान ही होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किसके ऊपर निर्भर करती है? किसी भी तत्व का जो रासायनिक प्रकृति होता है ये निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होती है ये 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे। एंड सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे।